जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात आते हैं जब हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से उस हालात का सामना करना है। और परिस्थितिवश उत्पन्न स्थिति खुद में इतनी उलझी होती है कि अगर सूझबूझ और दूरदृष्टि का सहारा ना लिया जाए तो फैसला गलत होने की भी पूरी आशंका होती है। और कई बार छोटी छोटी बातें हमें गहरे तक प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में जो बेहतर यह है कि हम शांति और धैर्य से उस स्थिति का विश्लेषण करें और उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि हर स्थिति के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल, एक अगर सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक जरूर होगा। हमें हालात के गुणदोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि घबरा कर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी कहीं विपरीत असर ना हो। और सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए अब नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से अब तक 42 लोगों की मौत की खबर है। चारधाम यात्रा रोक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करके हालात का जायजा लिया है। वहीं केरल में बारिश के कारण 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों का दौरा किया है। क्षेत्र की जमीनी स्थिति और घुसपैठ रोधी अभियानों की जानकारी उन्होंने ली। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से भी अलग होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही कैप्टन कांग्रेस से अलग होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया है। और 100 करोड़ के लक्ष्य के करीब कोविड टीकाकरण अभियान पहुंचा है। अब तक 99 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है। और बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं राज्यों से आ रही बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे। 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे, जहां वो सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चीनी मिलों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की। बैठक में चीनी मिल के लिए नियमों को आसान बनाने और इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर को भारत के जैव आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वो डीबीटी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल में IBSD पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए। इसमें दूसरी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष जोर देते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत में वैश्विक मांग को पूरा करने की जबरदस्त क्षमता है। केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में थी। असम में लोगों ने पूरे रीति रिवाज के साथ काटी बिहू उत्सव मनाया। कार्तिक की संक्रांति को मंगल कामना के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाए और पूजा अर्चना की।
यहाँ फसल की कटाई शुरू होने पर यह उत्सव मनाया जाता है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये छठी वार्षिक बातचीत है जो 2016 में शुरू हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई। पश्चिम एशिया, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने बातचीत को सार्थक बताया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 21 अमेरिका के अलास्का में चल रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक बर्फीले इलाकों में युद्ध तकनीक, शारीरिक प्रशिक्षण और दुर्गम इलाकों में काम आने वाली तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं। अलास्का में इस अभियान का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद प्रीति अब समय है पॉजिटिव न्यूज का, यानी कि एक ऐसी सकारात्मक खबर जो कि आपको प्रेरणा दे सकती है। कहते हैं सोच बड़ी हो तो उम्र मायने नहीं रखती। वो महज 10वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन 16 साल के छात्र हार्दिक ने ऐसी गजब की शील्ड तैयार की है जिसे पहनकर काम करने से डॉक्टरों को ना गर्मी लगेगी, ना ही घुटन महसूस होगी। उन्हें सांस फूलने की परेशानी भी नहीं होगी। रेवाड़ी के रहने वाले हार्दिक ने 6 महीने में इस किट को तैयार किया और अपने प्रोजेक्ट को पेटेंट भी करा लिया है। बिल्कुल, ये को टर्मिनेटल शील्ड एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। एयर फिल्टर, मोबाइल ऐप से कनेक्टिविटी समेत इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो शील्ड में जोड़े गए हैं। छात्र हार्दिक का कहना है कि बॉर्डर पर सर्दी गर्मी दोनों मौसम में देश की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए भी इस शील्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल इसके लिए वो शील्ड को बुलेट प्रूफ बनाने में भी जुटे हैं। टेक्नोलॉजी के बदलते इस दौर में रेवाड़ी के 10वीं के छात्र ने को टर्मिनेटर शील्ड बनाकर कमाल कर दिया है। जिन्होंने एक ऐसी को टर्मिनेटर शील्ड को डिजाइन करके तैयार किया है जिसे इस्तेमाल करने पर मेडिकल स्टाफ को पीपीई किट पहनकर इलाज करने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हार्दिक का कहना है कि कोरोना काल में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने काफी कठिनाइयों का सामना करके लोगों का इलाज किया और काफी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान भी गंवा दी। उनकी परेशानी को देखते हुए हार्दिक को टर्मिनेटर शील्ड बनाने का आइडिया आया। 16 वर्ष के हार्दिक ने करीबन 6 महीने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं। इस को टर्मिनेटर शील्ड को बनाने से पहले उन्होंने काफी डॉक्टर से बातचीत की थी कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें सामने आई, जिसके बाद हार्दिक ने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए को टर्मिनेटर शील्ड बनाई। हार्दिक का कहना है कि इस शील्ड का वाइजर एंटी फॉग है, जिसके ऊपर के हिस्से में एक इमरजेंसी बटन लगाया गया है जो मोबाइल ऐप के जरिए एक ऑटो मैसेज सेंड कर देगा। इसी तरह से इस शील्ड में एक पाइप के जरिए तापमान को अपने हिसाब से रखा जा सकता है। 300 ग्राम की इस शील्ड को ठंडा रखने के लिए करीबन 10 इंच का एक कूलिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आइस जेल डालकर इस्तेमाल किया जाएगा। अब स्वास्थ्य सेवाओं में इस शील्ड के इस्तेमाल के लिए ICMR में पंजीकरण के लिए काम किया जा रहा है। यदि आप हौसला रखें और सोच लें कि आपको कुछ अच्छा करना है, तो आप कम उम्र में भी बड़े बड़े कीर्तिमान कर सकते हैं। और देखिए,
10वीं क्लास का हार्दिक मुझे और लगता अच्छी है कि सोच का इसमें ये एक परिणाम। बात और है पराक्रम, कि जाहिर तौर पर 10वीं क्लास का है और महज 16 साल की उम्र में कई बार हम बच्चों को रोकते टोकते ज्यादा हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल। मुझे लगता है परिवार में अगर रोका टोका ना जाए और थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाए जिस भी तरफ बच्चे का रुझान है, तो इस तरह का कमाल कर सकते और हैं प्रीति, बच्चे। इसमें बहुत जरूरी है कि आप ये पता लगा लें कि उसकी रुचि किसमें है, और फिर उसे यदि आप प्रोत्साहन दें तो वाकई में एक बहुत सुंदर तस्वीर, जैसा कि एक उदाहरण हार्दिक का सामने आया, ऐसी बन सकती है। देखिए, सेना के जवानों को सर्दी और गर्मी सब में ये फायदा काम पहुंचाएगी हो जो सकते शील्ड हैं, है। काम हो सकता है। उसे पेटेंट कराने में भी अब लग गए हैं हार्दिक, और साथ ही अब बुलेट प्रूफ बनाएंगे शील्ड को, ताकि उसको सेना के जवान भी इस्तेमाल कर सकें। आइए अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, और ये हमारा खास सेगमेंट है न्यूज यू कैन यूज, यानी वो खबर जो आपके काम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया है। ये केंद्र सरकार की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। किसी भी देश के विकास में उस देश के बुनियादी ढांचे का विकास बहुत अहम होता है। सरकार के मुताबिक गति शक्ति योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आपको बताते हैं कि क्या है पीएम गति शक्ति योजना और इससे आम आदमी को कैसे फायदा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। गति शक्ति एक डिजिटल मंच होगा जो सरकार के 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ेगा। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। परियोजनाओं की प्लानिंग के साथ ही सुझाव भी दिया जाएगा। सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मोड में लाया जाएगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी सभी योजनाओं को एक नेशनल मास्टर प्लान के तहत रखा जाएगा। इसमें सभी 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी विशेषज्ञ की भूमिका में होंगे, जो सैटेलाइट द्वारा ली गई 3D इमेज के जरिए योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और उन योजनाओं को जल्द पूरा करने पर सुझाव देंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी 16 मंत्रालय एक दूसरे के काम पर नजर भी रखेंगे। इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास को गति देने में मदद करेगा। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बेहतर प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्थानीय निर्माताओं को बल मिलेगा, रोजगार के तमाम नए अवसर पैदा होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने की लागत कम होगी। गतिशक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों की फेहरिस्त में रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय, पोत मंत्रालय, IT, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा और उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें गतिशक्ति योजना के तहत लाया जाएगा। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं भी कवर होंगी। योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल और यूनिवर्सिटी आदि को भी जोड़ा जाएगा। तो सड़क, समुद्री और हवाई मार्ग तीनों पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को पुख्ता किया जाए, मजबूत किया जाए, ऐसी कोशिश प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। और प्रीति, मुझे लगता है कि इससे, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से विकास प्रमाणिक होता है। बिल्कुल, और अभी 16 मंत्रालय जोड़े गए हैं इस योजना के तहत, और जाहिर तौर पर जो आम आदमी है उसके लिए सुविधाएं काफी जल्दी उसके पास मौजूद होंगी, और जिनका स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल का होगा, और अपने आप में ये स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आम आदमी की सुविधाएं जो होंगी वो भी बढ़ेंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इजाफा होगा, ईज ऑफ लिविंग को भी इसमें ध्यान रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बनाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेहत की। फिट रहो इंडिया में जरूरी है कि हम सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही आनंद से आप जीवन जिएंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग भी कर पाएंगे। बिल्कुल, और स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक परेशानी जो है वो आसानी से दूसरों को नजर आती नहीं, लेकिन कई बार ये शारीरिक रोग से ज्यादा खतरनाक होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक ऐसी ही समस्या है। पोस्टपार्टम है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, आइए जानते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से।
आज मैं बात कर रही हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। मेरे यहाँ हाल में एक केस आया था। एक मदर इन लॉ, एक सास आई थी अपनी बहू को लेके, और वो बहुत ही चिंतित थी। उनका ये कहना था कि जब से उनकी बहू ने एक बच्चा जन्मा है, बिटिया हुई थी, और वो बिटिया 1.5 महीने की थी, वो तब से उनकी जो बहू है बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, वो बच्चे को देखना भी नहीं चाहती है। वो कहती है ना मैंने बच्चे को नहलाना है, ना बच्चे के मैंने कपड़े चेंज करने, ना मैंने दूध पिलाना है, मैंने बच्चे को देखना ही नहीं है। तो उससे बहू से इस बात करने के बाद पता चला कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, और ये बहुत कॉमन होता है हिंदुस्तान में पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और ये इसलिए कई बार हो जाता है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। वो जब केमिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि आप जिस मकसद पे थे कि आपका बच्चा होना था वो अब हो चुका। अब क्या आपका गोल है? कोई गोल ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ सिर पे जिम्मेदारियां हैं कि बच्चे को देखना है, और आपकी बॉडी में भी चेंज आ गया है, आपकी रूटीन में चेंज आ गया है, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना चेंज आ गया क्योंकि आपको एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उसको लेकर भी बहुत लोग मायूस या उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कोप अप ना कर पाएँ, और पहली बार जो माँ बनते हैं उन्हें समझ भी नहीं होती है कि कैसे बच्चे को गोदी में उठाना है या मालिश करनी है, कैसे ध्यान रखना है। उसको लेके भी उससे घबराहट से उदासी हो जाती है। तो ऐसी मैं माँओं से कहूँगी जिनकी इतनी अच्छी अच्छी सासें हैं, जो आती भी हैं साइकोलॉजिस्ट के पास मदद मांगने, कि बस आपको अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को सपोर्ट देनी है। हो सकता है आपकी बेटी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाए, तो आपको बस ऐसी महिलाओं को सपोर्ट देनी है कि हम हैं, हम लुक आफ्टर कर लेंगे। अगर किसी पेडिट्रिशियन के बारे में पता करना है या कुछ उसके इंजेक्शंस के बारे में बच्चों का पता करना है, जैसे मालिश कैसे होनी है, किस टाइम पे दूध पीना है, कितना पीना है, डेकार कैसे डालना है, गर्दन कैसे संभालनी है, कैसे किस पोजीशन में बच्चा बेटर सोता है, ये अगर जो बड़े लोग हैं अगर हेल्प कर पाएंगे तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है पराक्रम, ये जो आज हमारे विशेषज्ञ की तरफ से सलाह है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन ये लगभग हर घर में होता है। जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा एक प्रेशर भी ऐसा है कि माँ बनना अपने आप में जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छी अनुभूति है, लेकिन ये अपने साथ साथ एक अलग तरह का डिप्रेशन भी ला सकता है, जो परिवार के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और इस केस में हमने देखा सास खुद गई उनकी, और उन्होंने विशेषज्ञ से संपर्क किया, और धीरे धीरे उनके हालात जो हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं और बदले भी हैं। वाकई में, क्योंकि और विपरीत परिस्थिति में जब हालात ऐसे हों तो परिवार का साथ, आपके अपनों का साथ उन परिस्थितियों का सामना करने में और आसानी देता है, मदद करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समझने की कोशिश है। मतलब ये जो चेंजेस है, वाकई में बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को पालना, ये तब समझ में आता है जब आप खुद माँ बाप बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक सॉफ्ट टच के साथ में एक केयर की यदि हम और ध्यान देंगे, उनकी देखभाल करते रहेंगे, उनको ये एहसास कराएंगे कि हम आपके साथ, आपके लिए खड़े हैं, तो फिर और आसान स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। कुदरत के कहर के बीच एक अनोखी शादी की तस्वीरों के साथ। हेलो इंडिया, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए अपने हेलो इंडिया के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। और आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 20 अक्टूबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है। वर्ष 1930 में आज ही के दिन लीला सेठ का जन्म हुआ। वे भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली वह भारत की पहली महिला थी। मदर इन लॉ के नाम से मशहूर लीला दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज भी बनी। वर्ष 1998 से वर्ष 2000 तक वे भारतीय विधि आयोग की सदस्य रहीं। निर्भया गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया।
जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की 3 सदस्यों में से एक सदस्य लीला सेठ भी रही। वर्ष 1996 में आज ही के दिन से विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का शुभारंभ किया गया। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता एक ऐसा रोग है जिसमें हड्डियां नाजुक एवं कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा 20 अक्टूबर 1996 को इस दिन को मनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1998 और वर्ष 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के सह प्रायोजक के रूप में कार्य किया। इस बीमारी की रोकथाम हेतु कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, दही एवं हरी पत्तेदार सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। वर्ष 2010 में आज ही के दिन को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपने 41वें सत्र में यह घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को हर 5 साल बाद मनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसे 2015 में दूसरी बार मनाया गया। 20 अक्टूबर 2020 में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 की यानी तीसरी विश्व सांख्यिकी दिवस की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करियर मंत्र की। और इस सेगमेंट में आज बात करेंगे मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, मेडिकल साइंस उनमें स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस आपको देती है। आज के समय में डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन का अच्छा स्कोप है और अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आज का करियर मंत्र आपके काम का है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए। डेंटिस्ट्री में क्या है कि इट इज लॉट ऑफ स्किल्स आल्सो। बच्चे कुछ बच्चे जो हैं वो डायडैक्टिक्स में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं और स्किल्स में अच्छे नहीं हैं। उनको अच्छे नहीं का मतलब उनको वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या उनके हैंड स्किल्स हैं उनको शार्पन करना होगा या उनको होन अप करना होगा। देखिए, हर आदमी ट्रेनिंग से कुछ भी पा सकता है, तो ये भी एक चीज जो है वो भी उसको भी नजर रखना होगा। देखिए, बाहर के देशों में जब भी कोई इस तरह के कोर्सेज होते हैं तो उनका एक टेक्स्ट होता है, जिसे कहते हैं हम मैनुअल डेक्सटिलिटी, कि वो मैनुअली क्या चीजें, हाउ गुड दे आर डूइंग थिंग्स बाय हैंड। एंड आजकल आप कोई भी फील्ड देखें, टेक्नोलॉजी देखें, एवरीथिंग इज टू बी डन बाय हैंड्स। व्हाट इज डन बाय हैंड्स इज क्लोज टू योर हार्ट, बिकॉज यू जस्ट क्रैम थिंग, रिप्रोड्यूसिंग, दैट इज नॉट देयर टुडे। हर चीज में लेबोरेटरीज हैं, things are to be by, anything which is done by hand goes to your heart, goes to your mind. So these things are very important, especially in the medical careers. जाहिर तौर पर जैसा एक्सपर्ट ने भी बताया है पराक्रम की डेंटिस्ट्री में अब अच्छा खासा स्कोप है और अब हम जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि लोग अपने मुस्कान के, अपने दांतों की बहुत परवाह करने लगे हैं, इसलिए ये भी एक अच्छा स्कोप आजकल की ओरल हाइजीन के प्रति पहले से ज्यादा बहुत जागरूक और सजग हुए हैं लोग। और जिसमें 2 बारी ब्रश करना, मतलब एक सुबह और एक रात में सोने से पहले, ये आपकी ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो ऐसे में डेंटिस्ट्री में करियर को जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जानकारी। और इसी के साथ जाते जाते समय है कला से आपको परिचित कराने का। तो प्रीति, हमारे आज के कलाकार कौन है? बिल्कुल, फिलहाल मुझे और पराक्रम को इजाजत दीजिए। और आज के कलाकार हैं मृणाल मोहन उपाध्याय, जो पखावज वादक हैं और इनकी पखावज की थाप पर आप भी करिए अपने दिन का आगाज। और हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।